हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। यहाँ आपको अलग अलग तरह की कहानियाँ देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि यह कहानियाँ आपको जरूर अच्छी लगेंगी। मेरा दिमाग जैसे ही उस नई दुनिया की यादों में डूबा तो मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। ये जगह तियानजी क्षेत्र के शुवान प्रांत के उत्तरी इलाके में है और यहाँ स्वर्गीय वंश का साम्राज्य है। इस साम्राज्य का बेकार युवराज वीर प्रताप रोज बाज पालता है, कुत्तों के साथ घूमता है, संगीत सुनता है और हर रात ऐशो आराम में डूबा रहता है। मैं इस समय बिस्तर से उठा और चारों तरफ नजर घुमाई तो खुद को एक बेहद भव्य कमरे में पाया। बिस्तर के पास कुछ स्त्रियों के वस्त्र भी बिखरे पड़े थे। जैसे ही पुरानी यादें मेरे दिमाग में आई, मुझे सब कुछ साफ समझ आ गया। मैं एक फैंटेसी दुनिया में आ चुका था और सीधे स्वर्गीय वंश साम्राज्य के युवराज के शरीर में प्रवेश कर गया था। यह उत्तरी क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। आधा दिन पहले ही सीमा युद्ध से खबर आई कि साम्राज्य का शासक यानी इस शरीर के पिता पर 3 शक्तिशाली दुश्मन साधकों ने घात लगाकर हमला कर दिया। उनके साथ पूरी 1 लाख सैनिकों की सेना भी युद्ध में खत्म हो गई। ये खबर दरबार तक पहुंचते ही मेरे छोटे भाई दूसरे राजकुमार ईस्टर्न शिन ने तुरंत मेरे खिलाफ चाल चलनी शुरू कर दी। मेरी माँ मुझे जन्म देते समय ही दुश्मनों के हमले में मारी गई थी, इसलिए पिता मुझे बहुत प्यार करते थे और विरोध के बावजूद मुझे युवराज बना दिया था। लेकिन मैं साधना में पूरी तरह कमजोर था। मेरा सारा समय औरतों के बीच मौज मस्ती में बीतता था। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरे भाई ने मुझे जाल में फंसाया और जहर देकर मेरी मौत की साजिश रची। अंत में मैं उसी बिस्तर पर मर गया। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, राज परिवार में कोई दया नहीं होती। ईस्टर्न शिन, तूने चालाकी से मुझे जहर दिया, लेकिन अब तेरी सच्चाई मेरे सामने है। मैं उठकर अपने शरीर को देखने लगा। मेरी ताकत साधना की दुनिया के मध्य स्तर के प्रारंभिक चरण जितनी थी, जबकि मेरा भाई जन्म से ही अद्भुत प्रतिभा वाला था। उसके पास सुप्रीम हड्डी थी और वह पूरे उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध प्रतिभाशाली माना जाता था। वह पवन बादल संप्रदाय में भी शामिल हो चुका था, जहां एक बड़े गुरु ने उसे अपना शिष्य बना लिया था। मैंने सोचा, अब पिता नहीं रहे और दरबार में अराजकता है। ऐसे में इस कमजोर शरीर के साथ मैं अपने भाई का सामना कैसे करूंगा। मेरा सिर दर्द से फटने लगा और मैं निराश हो गया। तभी अचानक मेरे कानों में एक मधुर आवाज गूंज उठी। सिस्टम सक्रिय करने की शर्त पूरी हो गई। सिस्टम चालू हो रहा है। 1% से लेकर 100% तक प्रक्रिया पूरी हुई और फिर मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज साफ सुनाई दी। ये तो सिस्टम था। मैंने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। मैं खुशी से उछल पड़ा। ये वही रहस्यमय शक्ति थी जिसके सहारे दूसरे लोग तेजी से ताकत हासिल कर लेते हैं। मैंने पूछा, तुम्हारे पास क्या खास क्षमता है? सिस्टम ने बताया, इसकी 2 मुख्य शक्तियां हैं। पहली शक्ति यह है कि मैं स्वर्गीय वंश साम्राज्य को विकसित करूं। जितना साम्राज्य मजबूत होगा, जितना उसका क्षेत्र और सम्मान बढ़ेगा, उतने बड़े इनाम मुझे मिलेंगे। मैंने मन ही मन सोचा, अगर ऐसा है तो मुझे इस सिंहासन को संभालना ही पड़ेगा। अब मैं अपने भाई से डरने वाला नहीं हूँ। दूसरी शक्ति यह है कि मैं अपनी प्रिय स्त्रियों के साथ संतान उत्पन्न करूं। अगर कोई रानी या रखेल योग्य संतान को जन्म देती है तो मुझे इनाम मिलेगा। जितनी अच्छी संतान की प्रतिभा और शरीर होगा, उतना बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन शर्त बहुत कठिन थी। स्त्री की किस्मत का स्तर कम से कम 80 होना चाहिए। उसका शरीर पवित्र शरीर स्तर का होना चाहिए और उसकी प्रतिभा असाधारण स्तर की होनी चाहिए। मैं हैरान रह गया। ऐसी शर्तें तो पूरे क्षेत्र में मुश्किल से मिलती हैं। इस दुनिया में शरीर के स्तर सामान्य शरीर से लेकर आत्म शरीर, राजा शरीर, सम्राट शरीर, पवित्र शरीर, दिव्य शरीर और अमर शरीर तक होते हैं। प्रतिभा के स्तर भी निम्न, मध्यम, उच्च, असाधारण, मार्ग से जुड़ी और असीमित तक माने जाते हैं। इतनी ऊंची शर्तें पूरी करने वाली महिला पूरे उत्तरी क्षेत्र में शायद ही कोई मिले। मेरा भाई भले ही सुप्रीम हड्डी वाला हो, लेकिन उसका शरीर सम्राट स्तर का है और प्रतिभा उच्च स्तर की ही है। मैंने सिस्टम से पूछा, क्या मुझे कोई शुरुआती तोहफा नहीं मिलेगा? अगर बिना सहायता के मैं बाहर निकला तो मेरा भाई मुझे तुरंत खत्म कर देगा। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अगर मेरे पास ताकत नहीं है तो मैं न सिंहासन बचा पाऊंगा और न ही अपना भविष्य बना पाऊंगा। अब मुझे सिस्टम के सहारे आगे बढ़ना होगा। सिस्टम ने उसी समय नया तोहफा भेज दिया। सिस्टम की आवाज गूंजी,
मुबारक हो, होस्ट को स्वर्गीय सम्राट स्तर की साधना कार्ड 1 मिली और धर्म प्रतिमा स्तर के चरम पर खड़े 4 देव संहार रक्षक मिल गए। साथ ही असीम स्तर की प्रतिभा और हंगमैन अराजक दिव्य साधना का ऊपरी भाग भी प्राप्त हुआ। अचानक मेरे सामने 4 शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हो गईं। चारों सुनहरे कवच में थे, उनके हाथ में ड्रैगन को काटने वाली सुनहरी तलवार थी और उनके शरीर से अजेय शक्ति का आभास निकल रहा था। चारों एक साथ झुककर बोले, स्वामी को प्रणाम। मैं खुशी से भर गया और कहा, औपचारिकता की जरूरत नहीं। इन चारों रक्षकों के साथ अब मुझे ईस्टर्न शिन से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी सुप्रीम हड्डी आखिर में मेरे लिए ही फायदा बनकर रह जाएगी। धर्म प्रतिमा स्तर का चरम साधक पूरे उत्तरी क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। मेरी साम्राज्य में मेरे पिता के बाद केवल एक वरिष्ठ मंत्री ही इस स्तर तक पहुंचा था। लेकिन अब मेरे पास 4 ऐसे रक्षक थे। इसका मतलब था कि अब मेरे पास खुलकर चलने की ताकत आ चुकी थी। मैंने तुरंत सिस्टम से कहा, स्वर्गीय सम्राट स्तर की साधना कार्ड इस्तेमाल करो। कार्ड इस्तेमाल होते ही मेरे शरीर में तेज रोशनी फैल गई। मेरी शक्ति अचानक तेजी से बढ़ने लगी। साधना स्तर एक के बाद एक ऊपर उठता गया। अंत में मेरी ताकत सीधे स्वर्गीय सम्राट स्तर के पहले आसमान तक पहुंच गई। मैंने अपने शरीर में असीम शक्ति महसूस की। मेरी दिव्य चेतना पूरे राजमहल में फैल सकती थी। अब मेरी ताकत बहुत मजबूत हो चुकी थी। स्वर्गीय सम्राट स्तर का साधक पूरे उत्तरी क्षेत्र में बहुत दुर्लभ माना जाता है। ज्यादातर शक्तिशाली संप्रदायों के पास भी ऐसे 1 या 2 ही साधक होते हैं जो इस स्तर पर रक्षा करते हैं। अब मैं इस ताकत के साथ ईस्टर्न शिन को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहा था। फिलहाल मैंने महल छोड़ने की जल्दी नहीं की। 4 देव संहार रक्षकों की सुरक्षा में मैं हंगमैन अराजक दिव्य साधना का अभ्यास करने लगा। उसी समय दूसरे महल में ईस्टर्न शिन अपने खास लोगों के साथ खड़ा था। उसके सामने वही महिला थी जिसने मुझे जहर दिया था। ईस्टर्न शिन ने पूछा, क्या तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि वह मर चुका है? महिला ने जवाब दिया, मैंने उसकी सांस और जीवन ऊर्जा पूरी तरह खत्म होते देखी है। वह अब इस दुनिया में नहीं बच सकता। ये सुनकर ईस्टर्न शिन हंस पड़ा और बोला, अच्छा काम किया, तुम अब जा सकती हो, आराम करो। जैसे ही वह मुड़ने लगी, एक वृद्ध व्यक्ति ने अचानक उस पर आग का प्रहार कर दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति चरम स्तर के साधना वाले थे और उसकी शक्ति उस महिला के लिए बिल्कुल भी झेलने लायक नहीं थी। एक दर्द भरी चीख के साथ वह महिला जलकर राख हो गई और उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचा। ईस्टर्न शिन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या मजाक है? मैं ऐसी खतरा रखने वाली को कैसे जीवित छोड़ सकता था? महिलाएं अक्सर सोच में कमजोर होती हैं। उसने आगे कहा, पिता ने गलती से वीर प्रताप को युवराज बना दिया था। अब वह मर चुका है तो उसे कौन बदला लेगा? पिता मुझे गलत समझते रहे, लेकिन अब वही सिंहासन मुझे संभालना चाहिए ताकि साम्राज्य सुरक्षित रह सके। महल से बाहर निकलकर उसने दरबार के अधिकारियों को बुलाने का आदेश दिया और अपने सिंहासन पर बैठने की तैयारी शुरू कर दी। उसी समय मेरे महल में साधना पूरी होने के बाद मेरे सामने सिस्टम ने फिर से सूचना दी। महान स्वप्न साम्राज्य में भाग्य की बेटी शियाओ किंगली दिखाई दी, जिसकी किस्मत का स्तर 95 है। उसके पास 9 नर्क दिव्य शरीर और उच्च प्रतिभा है। वह 9 नर्क सम्राज्ञी का पुनर्जन्म मानी जाती है। साथ ही आनंद संप्रदाय में हान वंशिया नाम की एक और स्त्री मिली, जिसकी किस्मत का स्तर 85 है। उसके पास विलय शरीर और स्वाभाविक आकर्षक शरीर संरचना है। उसके साथ संबंध बनाने पर साधना में बड़ा लाभ मिलेगा। मैंने सुनते ही आंखें सिकोड़ ली। शियाओ किंगली महान स्वप्न साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी है और वही मेरे पिता की मौत में शामिल साम्राज्य का हिस्सा भी है। अगर मैं उस साम्राज्य को नष्ट कर दूं और फिर उसे अपनी रानी बना लूं तो वह शायद मुझसे नफरत ही करेगी। मैं मुस्कुराया और मन में कहा, अगर वह मुझसे नफरत करती है तो करती रहे। 9 नर्क सम्राज्ञी भी आखिर मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। दूसरी महिला आनंद संप्रदाय से है, जो इस समय मेरे साम्राज्य से टकराने की स्थिति में नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं पहले महान स्वप्न साम्राज्य पर हमला करूंगा। सिस्टम मेरे साथ है, इसलिए मुझे भरोसा है कि जल्द ही हान वंशियांग भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं रहेगी। उसका विलय शरीर और आकर्षक हड्डी संरचना निश्चित ही मेरे भविष्य की ताकत बनेगी। मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा, मेरी स्वर्गीय वंश साम्राज्य की वर्तमान प्रतिष्ठा कितनी है? सिस्टम की आवाज आई, प्रतिष्ठा अंक 1200 है। विशेष सूचना यह है कि होस्ट केवल तभी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है जब वह सिंहासन संभाल ले। हर 100 प्रतिष्ठा अंकों पर होस्ट को इनाम मिलेगा। इसके अलावा विशेष उपलब्धि पुरस्कार भी होंगे।
जब प्रतिष्ठा अंक 2000, 3000, 5000 और आगे इसी तरह के स्तर तक पहुंचेंगे तो सिस्टम से खास उपलब्धि उपहार पैकेज मिलेगा जिसमें बड़े इनाम होंगे। ये सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब सबसे जरूरी काम है पहले सिंहासन संभालना और उसके बाद बाकी योजनाएं बनाना। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि दरवाजे के बाहर शोर सुनाई दिया। चारों देव संहार रक्षकों ने तुरंत महसूस किया कि कोई पास आ रहा है और हमला करने को तैयार हो गए। लेकिन मैंने उन्हें रुकने का इशारा किया। दरवाजे के बाहर दो सैनिक धीरे आवाज में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे आज के बाद ये साम्राज्य पूरी तरह दूसरे राजकुमार का होगा। हमने इतने समय तक इंतजार किया और अब आखिरकार हमें उभरने का मौका मिला है। एक ने कहा मुझे समझ नहीं आता कि महाराज ने वीर प्रताप को युवराज कैसे बना दिया जबकि दूसरा राजकुमार इतना प्रतिभाशाली है। एक कामुक और बेकार व्यक्ति को सिंहासन कैसे मिल सकता है। दूसरे ने जवाब दिया अब इन बातों का क्या फायदा। राजकुमार ने दरबार में सभी अधिकारियों को बुला लिया है और सिंहासन संभालने की तैयारी कर रहा है। हमें बस वीर प्रताप की लाश लेकर आदेश पूरा करना है। मेरी साधना अब बहुत ऊंची हो चुकी थी इसलिए मैं उनकी फुसफुसाहट साफ सुन पा रहा था। उनके कदम धीरे धीरे मेरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाए बिना ही यह सोचकर अंदर धक्का दे दिया कि मैं पहले ही मर चुका हूं। चर्रा की आवाज के साथ दरवाजा खुला और दो मध्यम आयु के सैनिक अंदर आए। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी वे एकदम जम गए। मैं उन्हें शांत मुस्कान के साथ देख रहा था। दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वे घबराकर बोले वीर प्रताप आप अभी जिंदा कैसे हैं। मैंने हल्की हंसी के साथ पूछा कप्तान ली और कप्तान लिन तुम दोनों बिना अनुमति मेरे महल में क्या करने आए हो। वे हकला गए और कोई जवाब नहीं दे पाए। मैंने सीधे कहा अभी अभी मैंने सुना कि दूसरे राजकुमार ने दरबार में अधिकारियों को बुलाकर सिंहासन संभालने की तैयारी कर ली है। अगर मैं जिंदा हूं तो उसकी योजना अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक ने डरते हुए पूछा क्या तुम सब जानते हो। उन्होंने तुरंत एक दूसरे को देखा और मन ही मन फैसला कर लिया। झट से दोनों ने अपनी गति बढ़ाई और हाथ में खंजर निकालकर मुझ पर हमला कर दिया। उनकी साधना भटकते ड्रैगन स्तर की थी। उन्होंने मेरे पीछे से और सामने से घेरकर हमला किया ताकि मैं भाग न सकूं। वे चिल्लाए वीर प्रताप अब खेल खत्म। दूसरे राजकुमार का महान कार्य तुम जैसे बेकार व्यक्ति से बाधित नहीं होगा। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। न मैं हिला न मैंने बचाव किया। अचानक एक तलवार की चमक पूरे कमरे में फैल गई। हवा इतनी तेज चली जैसे तूफान उठ गया हो। एक देव संहार रक्षक ने अपनी उंगलियों से तलवार की ऊर्जा छोड़ी और दोनों सैनिकों को जोरदार प्रहार से उड़ा दिया। उनकी नसें टूट गईं और वे जमीन पर गिर पड़े। वे खून उगलते हुए चीखे ये कैसे संभव है। तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली साधक कैसे है। मैं हल्का मुस्कुराया और अपने शरीर से स्वर्गीय सम्राट स्तर की हल्की शक्ति बाहर निकाली। जैसे ही वह शक्ति फैली दोनों सैनिकों की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा स्वर्गीय सम्राट स्तर। उनके लिए ये सपना जैसा था। जिस बेकार युवराज को वे तुच्छ समझते थे वह अचानक उत्तरी क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति के स्तर पर खड़ा था। मेरी हल्की सी दबाव शक्ति ने ही उन्हें कुचल दिया और पल भर में दोनों खून के धुएं में बदल गए। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा दरबार के अधिकारी और सिंहासन ग्रहण समारोह देखता हूं जब वे मुझे इस रूप में देखेंगे तो उनके चेहरे का क्या हाल होगा। चलो मुख्य हॉल की ओर। चारों रक्षकों ने एक साथ उत्तर दिया हाँ स्वामी। इस समय स्वर्गीय वंश साम्राज्य के विशाल मुख्य हॉल में सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी इकट्ठा हो चुके थे। हॉल के अंदर हल्की फुसफुसाहट चल रही थी। दोनों तरफ पहली पंक्ति में खड़े दो बुजुर्ग अपने शरीर से धर्म प्रतिमा स्तर की शक्तिशाली आभा फैला रहे थे। एक थे राज सलाहकार वांग युएशिन जिनकी साधना धर्म प्रतिमा स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। वे इस साम्राज्य के तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। दूसरे थे बाएं प्रधानमंत्री जुओ शुवानकी जिनकी साधना धर्म प्रतिमा स्तर के चरम पर थी और फिलहाल वे साम्राज्य के सबसे मजबूत साधक माने जाते थे। लेकिन आज दोनों ही शोक वस्त्र पहने खड़े थे क्योंकि युद्ध में साम्राज्य के शासक की मृत्यु हो गई थी। उनके चेहरे गंभीर और उदास थे। महामंत्री झांग लिन राज सलाहकार के पीछे चुपचाप खड़े थे और हॉल के दरवाजे की ओर नजर टिकाए हुए थे। तभी भारी कदमों की आवाज गूंजी। सभी अधिकारियों की नजर एक साथ दरवाजे की ओर मुड़ गई। सामने दूसरे राजकुमार ईस्टर्न शिन शोक वस्त्र पहने अंदर आया और सीधे सबसे ऊपर स्थित ड्रैगन सिंहासन पर बैठ गया। ये दृश्य देखकर कई अधिकारी चौंक गए।
उन्हें समझ नहीं आया कि वह अभी से सिंहासन पर कैसे बैठ गया। बाएं प्रधानमंत्री ने अपनी गहरी नजरों से ईस्टर्न शिन को देखा, फिर चुपचाप सब कुछ समझने की कोशिश करने लगे। वे जानते थे कि महान स्वप्न साम्राज्य और कुछ गुप्त संगठन मिलकर इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। ईस्टर्न शिन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, महान स्वप्न साम्राज्य ने रक्तछाया टॉवर और दुष्ट चंद्र मंडल के साथ मिलकर मेरे पिता पर हमला किया और पूरी सेना को खत्म कर दिया। अब अभी हाल ही में रक्तछाया टॉवर के हत्यारे ने मेरे बड़े भाई के महल में घुसकर उसे जहर दिया और उसकी जान ले ली। मैं अपने भाई के लिए गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने पहले मेरे पिता को मारा और फिर मेरे भाई को खत्म कर दिया। यह अपमान हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन देश एक दिन भी बिना शासक के नहीं रह सकता। अगर साम्राज्य में अराजकता फैल गई तो दुश्मनों को ही फायदा होगा। इसलिए मैं आज से स्वर्गीय वंश साम्राज्य का शासक घोषित करता हूं। क्या किसी को कोई आपत्ति है? ये सुनकर पूरे हॉल में हलचल मच गई। कई अधिकारी हैरान हो गए। फिर शाही सुरक्षा दल के कमांडर ने कहा, घुसपैठ करने वाला धर्म प्रतिमा स्तर का हत्यारा था। हमारी सेना उसे रोक नहीं सकी, लेकिन सौभाग्य से महामंत्री समय पर पहुंचकर उसे भगा दिया। जब अधिकारियों ने सुना कि धर्म प्रतिमा स्तर का हत्यारा आया था तो वे और भी हैरान हो गए। रक्तछाया टॉवर एक शीर्ष स्तर का हत्यारा संगठन है। उनके हत्यारे 4 श्रेणियों में बंटे होते हैं: कांस्य, रजत, स्वर्ण और सर्वोच्च। स्वर्ण स्तर के हत्यारे कम से कम स्वर्गीय मानव स्तर के चरम साधक होते हैं और अधिकतर धर्म प्रतिमा स्तर तक पहुंच चुके होते हैं। ऐसे हत्यारे का साम्राज्य के भीतर घुसकर युवराज को मारना सच में चौंकाने वाली बात थी। महामंत्री ने भी दुख का नाटक करते हुए कहा, मैंने हत्यारे को भगा तो दिया, लेकिन देर हो गई। युवराज बहुत कम उम्र में ही हमें छोड़कर चला गया। तभी एक जनरल ने जोर से कहा, अब केवल दूसरे राजकुमार ही साम्राज्य को संभाल सकते हैं। हमें उन्हें सिंहासन पर बैठाकर पिता और भाई की मौत का बदला लेना चाहिए। इसके बाद कई अधिकारी एक साथ बोल पड़े, दूसरे राजकुमार ही अब हमारी उम्मीद हैं। कृपया वे सिंहासन संभालें। कुछ अधिकारी जो पहले चुप थे वे भी माहौल देखकर झुक गए और समर्थन देने लगे। 3 बड़े पदाधिकारी यानी प्रधानमंत्री, सलाहकार और महान जनरल खड़े रहे क्योंकि उन्हें झुकने की जरूरत नहीं थी। ईस्टर्न शिन ने नाटक करते हुए कहा, अच्छा, यदि किसी को आपत्ति नहीं है तो मैं सिंहासन स्वीकार करता हूं। उसने साम्राज्य की स्थापना का शाही मुहर अपने हाथ में उठाया और घोषणा करने ही वाला था। सभी अधिकारी एक साथ झुककर जयकारा लगाने वाले थे, तभी अचानक एक परिचित आवाज गूंज उठी, रुको, अभी इतना जल्दी जयकारा लगाना सही नहीं होगा। हॉल के सभी लोग चौंककर दरवाजे की ओर देखने लगे और फिर अंदर वीर प्रताप 4 देव संहार रक्षकों के साथ गंभीर चेहरे लिए चलते हुए प्रवेश कर गया। बाएं प्रधानमंत्री और महान जनरल एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। ईस्टर्न शिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर झटका और घबराहट की झलक साफ दिखी। महामंत्री और लेफ्टिनेंट जनरल भी तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। ईस्टर्न शिन के मन में क्रोध भड़क उठा। उसने मन ही मन उस महिला को कोसते हुए कहा, तूने झूठ क्यों बोला? तूने कहा था वह मर चुका है, फिर यह यहाँ कैसे खड़ा है? अब उसके अंदर शक भी पैदा हो गया। उसने जिन 2 लोगों को लाश लेने भेजा था वे भी वापस नहीं आए थे। शायद वे दोनों भी धोखा दे गए। वीर प्रताप शांत आवाज में बोला, तुम लोग मुझे मरा हुआ घोषित करके सिंहासन हथियाना चाहते थे। वह सीधे ईस्टर्न शिन की ओर देखते हुए आगे बढ़ा। दरबार में मौजूद अधिकारी हैरान होकर बोले, क्या युवराज अभी जिंदा हैं? फिर किसी ने कांपती आवाज में पूछा, दूसरे राजकुमार और महामंत्री, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? अगर आपने कहा था कि युवराज को हत्यारों ने मार दिया तो फिर यह सामने कौन है? एक अधिकारी ने हैरानी से पूछा कि दूसरे राजकुमार और उनके लोग तो कह रहे थे कि युवराज मर चुका है, लेकिन अब वह यहाँ जिंदा खड़ा है। सच आखिर क्या है? ये बात सभी को उलझन में डाल रही थी। वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराया और बोला, दूसरे भाई, तुम सच में चाहते थे कि मैं मर जाऊं ना? ईस्टर्न शिन का चेहरा तुरंत बदल गया। वह गुस्से में चिल्लाया, धृष्ट व्यक्ति, तुम मेरे बड़े भाई का रूप धारण करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये सब रक्तछाया टॉवर की साजिश है। सैनिकों, तुरंत इस धोखेबाज को खत्म कर दो। इसे हॉल में एक पल भी बोलने मत दो। ईस्टर्न शिन ने फैसला कर लिया था कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल तुरंत आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी एक मजबूत आवाज गूंजी, रुको। महान स्वर्गीय ब्रह्मांड राजा ने पूछा, दूसरे राजकुमार, आपको कैसे पता कि यह व्यक्ति नकली है?
ये वही व्यक्ति था जो साम्राज्य के शासक का शपथ भाई था और शाही परिवार के बाहर सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। लॉ जनरल को तुरंत रुकना पड़ा। ईस्टर्न शिन अंदर से क्रोधित हो गया। उसे लगा कि स्वर्गीय ब्रह्मांड राजा उसकी सार्वजनिक रूप से जांच कर रहा है। वह इस अपमान को याद रखेगा। उसने जोर देकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे भाई को हत्यारों ने मार दिया। महामंत्री और सुरक्षा कमांडर ने खुद ये देखा है। अब यह व्यक्ति मेरे भाई के चेहरे के साथ खड़ा है तो यह निश्चित रूप से नकली है। और स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है? महामंत्री ने भी तुरंत समर्थन में कहा, मैंने खुद युवराज का शव देखा है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से रक्तछाया टॉवर का हत्यारा है जो उसका रूप धारण करके आया है। वीर प्रताप ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कितना अच्छा वफादार कुत्ता है। दूसरे भाई की तरफ कितनी निष्ठा से भौंक रहा है। महामंत्री गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन वीर प्रताप ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र सीधे ईस्टर्न शिन के हाथ में मौजूद शाही मुहर पर थी। उसने मन ही मन शक्ति का उपयोग किया और अचानक शाही मुहर ईस्टर्न शिन के हाथ से गायब हो गई। अगले ही पल वह रहस्यमय तरीके से उसके अपने हाथ में प्रकट हो गई। ये दृश्य देखते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। ईस्टर्न शिन चौंक कर चिल्लाया, ये कैसे संभव है? अगर तुम मेरी शाही मुहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रधानमंत्री, सलाहकार, महामंत्री, राज सलाहकार और स्वर्गीय ब्रह्मांड राजा सभी की आंखें सिकुड़ गईं। वे समझ ही नहीं पाए कि यह मुहर इतनी तेजी से उसके हाथ में कैसे पहुंच गई। बाएं प्रधानमंत्री चुपचाप स्थिति को देख रहे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि एक कथित बेकार युवराज ऐसा कैसे कर सकता है। वीर प्रताप ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपनी उंगली पर हल्का सा खून निकाला और उसे शाही मुहर पर टपका दिया। जैसे ही खून मुहर में मिला, पूरी मुहर सुनहरे प्रकाश से चमक उठी। उसकी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई और चमकदार किरणें हर तरफ फैल गईं। वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, यह स्वर्गीय वंश साम्राज्य की शाही मुहर है। इसका मुख्य काम पहचान साबित करना है। अगर किसी के शरीर में शाही रक्त है और वह अपना खून इस पर लगाए तो मुहर सुनहरी रोशनी से चमकती है। जितना शुद्ध और मजबूत रक्त होगा उतनी तेज रोशनी निकलेगी। अब बताओ, क्या अब भी तुम मुझे नकली कहोगे छोटे भाई? उसकी आंखों में हल्की शरारती मुस्कान थी, जबकि ईस्टर्न शिन का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। हॉल में सन्नाटा छा गया। अब सभी अधिकारी पूरी तरह समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति असली युवराज ही है। इससे ये भी साफ हो गया कि पहले जो कहा गया था कि युवराज मर चुका है और शव देखा गया था, वह झूठ था। लेकिन कई लोग अभी भी हैरान थे। आज युवराज का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। उसकी आवाज, उसकी चाल, उसकी नज़र और उसकी आभा सब पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। बाएं प्रधानमंत्री को भी हल्का सा दबाव महसूस हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या यह मेरा भ्रम है? वह धर्म प्रतिमा स्तर के चरम साधक थे और साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। लेकिन आज उन्हें एक ऐसे युवक से दबाव महसूस हो रहा था जिसकी साधना पहले केवल प्रारंभिक स्तर पर थी। यह असंभव लग रहा था। इसलिए उन्होंने खुद को समझाया, शायद यह मेरा भ्रम है। इसी बीच राज सलाहकार अचानक आगे आए और वीर प्रताप से बोले, युवराज, भले ही आप जीवित हैं लेकिन आप सीधे शासक के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। सभी जानते हैं कि दूसरे राजकुमार प्रतिभाशाली हैं। उनके पास सुप्रीम हड्डी है और उनके गुरु स्वर्गीय सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हैं। वे भविष्य में साम्राज्य को और आगे ले जा सकते हैं। अब साम्राज्य को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो दूरदर्शी हो और शक्ति से भरपूर हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप साम्राज्य के हित में सिंहासन छोड़ दें और दूसरे राजकुमार को मौका दें। ओह महागुरु, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि मेरा युवराज होना सिर्फ एक भ्रम है? और अगर मैं झुकने से इनकार कर दूं तो आप लोग क्या कर लेंगे? वीर प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। महागुरु ने शांत स्वर में जवाब दिया, युवराज, बात यहां तक पहुंच चुकी है। क्या अब भी आप जिद छोड़ेंगे नहीं? इस समय महागुरु, महाचार्य और राजसी सेना के सेनापति, ये सभी बड़े अधिकारी दूसरे राजकुमार आदित्य वीर के साथ खड़े थे। बाकी दरबारी और सेनाधिकारी भी मन ही मन यही चाहते थे कि आदित्य वीर ही राजसिंहासन संभाले। आखिर वीर प्रताप ने अब तक कुछ खास किया नहीं था और साधना में भी कोई विशेष प्रतिभा नहीं दिखाई थी। ऐसा व्यक्ति अगर सम्राट बनता तो पूरे स्वर्गोदय राजवंश के लिए हानिकारक होता। महागुरु ने ऊंची आवाज में कहा, कोई है? युवराज की तबीयत ठीक नहीं है।
इन्हें विश्राम के लिए ले जाओ। और जहां तक सम्राट की गद्दी का सवाल है, मैं निवेदन करता हूं कि दूसरे राजकुमार को आज ही सिंहासन पर बैठाया जाए। हम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इतना कहते ही लोहमर्दन सेनापति आगे बढ़ा ताकि वीर प्रताप को दबाकर वहां से हटाया जा सके। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही वह पास पहुंचा, एक देवसिंहार प्रहरी ने बिजली की गति से वार किया और एक ही तलवार के प्रहार में उसे 2 टुकड़ों में काट डाला। खून वहीं बहने लगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या धर्ममूर्ति स्तर! सभी दरबारी और सेनाधिकारी हक्के बक्के रह गए। आदित्य वीर और महागुरु के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उस प्रहरी से जो आभा निकल रही थी, वह स्पष्ट रूप से धर्ममूर्ति साधक की थी। क्या युवराज के पास धर्ममूर्ति स्तर का रक्षक था? ये कैसे संभव है? तभी प्रधानमंत्री ने कांपती आवाज में कहा, तुम धर्ममूर्ति शिखर स्तर पर हो। प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि उस देवसिंहार प्रहरी की शक्ति उसकी अपनी शक्ति के बराबर थी, बल्कि उससे भी अधिक प्रबल थी। धर्ममूर्ति शिखर स्तर! ये सुनते ही दरबार में और भी खलबली मच गई। कई लोगों के चेहरे पर भय और अविश्वास साफ झलकने लगा। महागुरु और आदित्य वीर का चेहरा भी पीला पड़ गया। उत्तरी क्षेत्र में धर्ममूर्ति शिखर स्तर का साधक गिने चुने लोगों में होता था और ऐसा व्यक्ति वीर प्रताप की रक्षा कर रहा था। तभी वीर प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं इनका परिचय देना भूल गया। ये चारों मेरे देवसिंहार प्रहरी हैं। इनकी शक्ति लगभग प्रधानमंत्री के बराबर है, बस धर्ममूर्ति शिखर स्तर तक। तो बताए, इन चारों के रहते क्या मैं आज इस सिंहासन पर बैठ सकता हूं? उसकी मुस्कान में अब हल्की सी दहशत भी झलक रही थी। चार धर्ममूर्ति शिखर स्तर! इतना सुनते ही बाकी तीनों प्रहरियों ने भी अपनी आभा प्रकट कर दी। चारों की प्रचंड शक्ति पूरे दरबार में फैल गई। प्रधानमंत्री समेत सभी लोगों के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। कुछ कमजोर साधक तो उस दबाव को सह भी नहीं पाए और सीधे घुटनों के बल गिर पड़े। आदित्य वीर भी कांप रहा था। उसकी कमर दबाव से झुकने लगी थी, दांत भींचे हुए वह किसी तरह खुद को संभाल रहा था। वीर प्रताप धीरे धीरे महागुरु के सामने पहुंचा। हाथ में राजमुद्रा थी। उसने उसकी ओर देखकर कहा, उत्तर दीजिए, क्या मैं इस राज सिंहासन के योग्य हूं? महागुरु भी उस भयानक दबाव को सह रहा था। उसे समझ आ गया था कि आज उसने वीर प्रताप को पूरी तरह नाराज कर दिया है। 4 धर्ममूर्ति शिखर स्तर के साधक उसके अधीन हैं, ये किसी वज्रपात से कम नहीं था। अब जब मृत्यु निश्चित थी तो उसने आखिरी दांव खेलने का निश्चय किया। अचानक उसने सिर उठाया और अपनी पूरी शक्ति विस्फोटित कर दी। प्रधानमंत्री और आकाशेश्वर राजा ने ये देखकर चिल्लाया, युवराज सावधान! उसी क्षण महागुरु ने अपना हाथ बढ़ाकर वीर प्रताप की ओर झपट्टा मारा। वह हंसकर बोला, अब देर हो चुकी है। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वीर प्रताप इतनी लापरवाही से उसके सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ वीर प्रताप की गर्दन तक पहुंचने वाला था, वीर प्रताप के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले ही पल ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वीर प्रताप ने नंगे हाथ से उसका वार रोक लिया। उसकी शक्ति को पल भर में तोड़ दिया और फिर उल्टे हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई मुर्गी का बच्चा हो। पूरा दरबार स्तब्ध था। आदित्य वीर, महाचार्य और अन्य सभी लोग पत्थर की तरह खड़े रह गए। कई लोग बड़बड़ाने लगे, अभी क्या हुआ? युवराज ने एक ही पल में महागुरु को पकड़ लिया। क्या मैं सपना देख रहा हूं? जिस युवराज को सब निकम्मा समझते थे, उसने एक ही वार में धर्ममूर्ति अंतिम चरण के साधक को दबा दिया। महागुरु खुद भी भय से कांप रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वीर प्रताप की शक्ति पूर्ण रूप से उसे कुचल रही है। वह चाहकर भी प्रतिरोध का विचार तक नहीं कर पा रहा था। वह दया की भीख मांगने की हिम्मत तक नहीं जुटा सका। वीर प्रताप का चेहरा कठोर हो गया। उसने गूंजती आवाज में कहा, एक राष्ट्र के सम्राट पर हाथ उठाना मृत्यु योग्य अपराध है। उसके शरीर से सम्राट जैसा तेज फैलने लगा। अगले ही पल उसने अपनी दिव्य शक्ति महागुरु के शरीर में प्रवाहित कर दी। महागुरु की आत्मा उस शक्ति को सह नहीं सकी और तुरंत नष्ट हो गई। उसका शरीर निर्जीव होकर ढीला पड़ गया। वीर प्रताप ने हाथ छोड़ा और उसका शव उसके पैरों के पास गिर पड़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर वीर प्रताप ने आदित्य वीर की ओर कठोर नजर से देखते हुए कहा, आदित्य वीर, हरिकांत और झनवीर, तुम तीनों ने विषैली साजिश रचकर मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश की है। ये घोर अपराध है। मैं आदेश देता हूं कि इन तीनों का यही दंड दिया जाए, ताकि ये दूसरों के लिए चेतावनी बने।
चारों देवसिंहार प्रहरी एक साथ बोले, आज्ञा का पालन होगा। महाचार्य और हरिकांत दया की भीख मांगते रहे, लेकिन दो प्रहरियों ने तुरंत वार कर दिया और दोनों को दंड दे दिया। तीसरा प्रहरी आदित्य वीर की ओर बढ़ा। आदित्य वीर घबराकर बोला, भैया मुझे मत मारो, हम एक ही खून के हैं। वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ सौतेले भाई, उससे अधिक कुछ नहीं। आदित्य वीर चीखने लगा, मत आओ, मत आओ, मेरे गुरु वायुमेघ संप्रदाय के तृतीय आचार्य हैं। अगर तुमने मुझे, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तलवार चल चुकी थी। कुछ ही क्षणों में सब समाप्त हो गया। पूरा दरबार रक्त की गंध से भर गया। वीर प्रताप राजमुद्रा हाथ में लेकर धीरे धीरे सबसे ऊपर बने सिंहासन पर जा बैठा। सबसे पहले प्रधानमंत्री घुटनों के बल झुक गया और बोला, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो, बार बार जय हो। उसके बाद बाकी सभी दरबारी और सेनाधिकारी भी झुक गए। सम्राट की जय हो, बार बार जय हो। वीर प्रताप के राजसिंहासन पर बैठने और राज्याभिषेक पूरा होने के बाद उसे समाचार मिला कि महामाया राजवंश का सम्राट स्वयं शक्तिशाली साधकों को लेकर उसके स्वर्गोदय राजवंश पर आक्रमण करने निकल चुका है। राजदरबार के मुख्य कक्ष में वीर प्रताप ने तुरंत आदेश जारी किया, प्रधानमंत्री, आप और महासेनापति तेजपवन स्वयं 5 लाख सेना लेकर युद्धभूमि में जाएं और महामाया राजवंश का सामना करें। इसके साथ मैं तुम्हें 3 देवसिंहार प्रहरियों को भी सौंप रहा हूं। आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये सुनते ही प्रधानमंत्री उत्साह से बोला, महाराज निश्चिंत रहें, आपके 3 देवसिंहार प्रहरियों की सहायता से मैं अवश्य ही शत्रु सम्राट शौर्यदीप का सिर काटकर आपके चरणों में प्रस्तुत करूंगा। वीर प्रताप ने संतोष से कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी विजय का समाचार प्रतीक्षा करूंगा। प्रधानमंत्री और महासेनापति प्रसन्न मन से वहां से रवाना हो गए। इसके बाद वीर प्रताप ने कहा, आकाशेश्वर राजा, हमारे दक्षिणी प्रदेश में अभी भी कुछ प्रमुख शक्तियां हैं जो हमारे आंतरिक अशांति का लाभ उठाकर हिस्सा चाहती हैं। अब जब मैं सिंहासन पर बैठ चुका हूं, उन्हें कोई अवसर नहीं दूंगा। मैं एक देवसिंहार प्रहरी तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। उन सभी शक्तियों के क्षेत्र अपने अधीन ले लो। जो झुकना न चाहें, उनके प्रति नरमी की आवश्यकता नहीं है। आज से जो भी मेरी स्वर्गोदय राजसत्ता के विस्तार में बाधा बनेगा, उसका अंत निश्चित है। आकाशेश्वर राजा ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। उसे विश्वास था कि धर्ममूर्ति शिखर स्तर के प्रहरी के साथ सफलता निश्चित है। 3 दिन बाद वीर प्रताप अपने निजी कक्ष में था कि उसे सूचना मिली कि राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ गई है। वह समझ गया कि दक्षिण में अभियान सफल रहा। उसने तुरंत अपने दिव्य तंत्र को आदेश दिया कि पुरस्कार प्रदान किया जाए। क्षण भर में उसके हाथ में एक दिव्य ज्ञानवर्धक गोली प्रकट हुई और साथ ही एक लघु राजमहल रक्षक कवच विन्यास। उसी समय उसके सामने चांदी जैसे कवच में एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। उसके हाथ में दानव दमन तलवार थी, भौहें तीखी, नेत्र तेजस्वी, व्यक्तित्व गंभीर और वीरता से भरा हुआ। वीर प्रताप क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर प्रसन्न होकर बोला, ये तो स्वयं महायोद्धा फेई पेंग है। वह दिव्य योद्धा झुककर बोला, फेई पेंग अपने स्वामी को प्रणाम करता है। वीर प्रताप ने उसे उठाते हुए कहा, महायोद्धा, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। जब उसने उसकी शक्ति जानी तो उसके चेहरे पर आनंद छा गया। वह नवम स्वर्गीय वंद्य स्तर का साधक था, अर्धपवित्र अवस्था से बस एक कदम दूर। वीर प्रताप मन ही मन सोचने लगा कि अब उत्तरी क्षेत्र में बहुत कम शक्तियां बची हैं जो उसके राज्य को चुनौती दे सकें। ज्ञानवर्धक गोली धर्ममूर्ति शिखर साधक को स्वर्गीय वंद्य स्तर तक पहुंचाने में सक्षम थी और राजमहल रक्षक विन्यास अर्धपवित्र तक के आक्रमण को रोक सकता था। वीर प्रताप ने तुरंत उस रक्षक विन्यास को राजमहल में स्थापित किया और फेई पेंग को राष्ट्र रक्षक महायोद्धा की उपाधि देकर राजधानी की रक्षा का दायित्व सौंप दिया। फिर स्वयं अपनी शक्ति के बल पर वह रातों रात महामाया राजवंश की ओर प्रस्थान कर गया। उधर महामाया राजमहल में तीसरी राजकुमारी आर्या अपने कक्ष में नीले चमकते वस्त्र पहने बैठी थी। उसकी सुंदरता अप्सरा समान थी, त्वचा उज्ज्वल, देह आकर्षक और व्यक्तित्व शीतल परंतु तेजस्वी। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर ठंडा कठोर भाव था। उसकी आंखों में हल्की ठंडक और गहरा विचार झलक रहा था। वह धीमे स्वर में बोली, स्मृतियां जागते ही ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, ये सोचा न था। महामाया राजवंश, तुमने सच में हद कर दी। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए तीव्र क्रोध और संकल्प की चमक उभरी। वह महामाया राजवंश की तीसरी राजकुमारी थी, पर अब अपनी पूर्ण स्मृतियां लौट आने के बाद उसे भलीभांति समझ आ गया था कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है।
उसका नाम श्याओ चिंगली था और उसका असली पद था नवनीर सम्राज्ञी। वह नवनीर सागर की शासक रही थी और एक समय उसने पवित्र धारा पर भी अधिकार किया था। उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बेजोड़ थी, सच में वह अद्वितीय सम्राज्ञी थी। लेकिन एक भयंकर आपदा में उसका शरीर नष्ट हो गया और उसकी आत्मा लगभग बिखर गई। आखिरी क्षण में उसने अपनी बची हुई सारी आत्मशक्ति लगा दी। उसकी मुख्य आत्मा का एक अंश अपनी पूरी जीवन स्मृतियों के साथ इस संसार में आ पहुंचा। उसी समय महामाया राजवंश की तीसरी राजकुमारी का जन्म हुआ था, जिसका नाम भी श्याओ चिंगली था। उसकी आत्मा उसी नवजात शरीर में समा गई और इस तरह उसे नया जीवन मिला। लेकिन आत्मा पर लगे घाव बहुत गहरे थे। उसकी पिछली जन्म की यादें पूरे 20 साल बाद जागीं। तब तक वह खुद को सच में इसी राजवंश की राजकुमारी मानती रही। अब जब उसे सब कुछ याद आ चुका था, तो महामाया राजवंश का नाम लेते ही उसके भीतर भयंकर घृणा उठती थी। उसका मन करता था कि वह महामाया सम्राट शौर्यदीप को टुकड़े टुकड़े कर दे। उसे हाल ही में पता चला था कि स्वर्गोदय सम्राट पर जो घात लगाई गई थी, उसमें रक्तछाया भवन को जो सौदा दिया गया था, वह कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं थी। शौर्यदीप ने रक्तछाया भवन से वादा किया था कि यदि वे स्वर्गोदय सम्राट की हत्या कर देंगे, तो श्याओ चिंगली का विवाह उनके युवा स्वामी ग्वान शिंग्यू से कर दिया जाएगा। ग्वान शिंग्यू का नाम पूरे उत्तरी क्षेत्र में बदनाम था। वह स्त्रियों के पीछे पागल रहने वाला और चरित्रहीन व्यक्ति माना जाता था। श्याओ चिंगली को उसके हवाले करना साफ तौर पर उसे विनाश की ओर धकेलना था, और शौर्यदीप ये बात भली भांति जानता था। श्याओ चिंगली की आंखों में इस समय हत्या की तीव्र इच्छा झलक रही थी। उसने दांत भींचकर कहा, शौर्यदीप, श्याओ जुनशेन, जब मैं 10 साल और साधना कर लूंगी तो तुम सबको यमलोक भेज दूंगी। जिस श्याओ जुनशेन का उसने नाम लिया, वह शौर्यदीप का सगा छोटा भाई था, जिसे चेन राजा कहा जाता था, और वह धर्ममूर्ति शिखर स्तर का साधक था। फिर उसने खुद को शांत किया। सबसे जरूरी है कि पहले इस मुसीबत भरी जगह से निकल जाऊं। शौर्यदीप इस समय स्वर्गोदय पर आक्रमण में व्यस्त है। अभी उसे मेरी चिंता करने का समय नहीं। यही सबसे अच्छा मौका है। वह जानती थी कि उसकी वर्तमान शक्ति अभी कम है, इसलिए सीधा टकराव ठीक नहीं। अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों और अनुभव के सहारे उसे पूरा विश्वास था कि कुछ ही वर्षों में वह स्वर्गीय वंद्य स्तर तक पहुंच जाएगी, और वही दिन होगा जब वह सबका हिसाब चुकाएगी। श्याओ चिंगली तुरंत बिस्तर से उठी, सामान समेटा और बाहर निकलने लगी। तभी उसके मन में विचार आया, वह बूढ़ा यहाँ नहीं है और श्याओ जुनशेन को अभी मुझ पर शक भी नहीं, तो क्यों न जाने से पहले इनका खजाना खाली कर दूं। ये सोचकर वह सीधे महामाया राजवंश के राजकोष की ओर बढ़ गई। पहले वह इन चीजों को तुच्छ समझती, लेकिन अब उसकी स्थिति अलग थी। अभी वह केवल पृथ्वीगुण स्तर के शिखर पर थी, जो उसके लिए बहुत कमजोर अवस्था थी। इसलिए राजकोष की वस्तुएं उसके लिए बेहद उपयोगी थीं। उधर जब वह चुपके से राजकोष में घुसकर संसाधन समेट रही थी, उसी समय एक और व्यक्ति महामाया राजमहल के ऊपर प्रकट हुआ। वह था वीर प्रताप। वह बिना किसी आड़ के आकाश में खड़ा था। उसके राजवस्त्र हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर ठंडा और शांत भाव था। शौर्यदीप ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि जब वह स्वर्गोदय को जीतने निकला है, उसी समय वीर प्रताप सीधे उसके महल पर धावा बोलेगा। जैसे ही वीर प्रताप का आगमन हुआ, राजमहल के सभी रक्षक सतर्क हो गए। दुष्ट, हमारे राजमहल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या जीना नहीं चाहते? क्षण भर में हजारों राजरक्षक आकाश में प्रकट हो गए और उसे चारों ओर से घेर लिया। साथ ही 7-8 धर्ममूर्ति स्तर के साधक भी अलग अलग दिशाओं से आकर हवा में खड़े हो गए और अपनी शक्ति से उसे घेर लिया। वीर प्रताप की नजर उन सब पर घूमी और सामने खड़े 2 लोगों पर ठहर गई। एक बलिष्ठ मध्यवयी पुरुष अजगर चिन्ह वाले वस्त्र में धर्ममूर्ति शिखर स्तर पर था। वही चेन राजा श्याओ जुनशेन था। उसके पास एक सादा वस्त्रधारी वृद्ध भी खड़ा था, जिसकी शक्ति भी धर्ममूर्ति शिखर स्तर की थी। वीर प्रताप को लगा कि वह महामाया राजवंश का नहीं है। श्याओ जुनशेन ने ऊंची आवाज में पूछा, तुम कौन हो जो दिन दहाड़े हमारे राजमहल में घुस आए? अगर उचित कारण नहीं दिया तो आज यही प्राण चले जाएंगे। वीर प्रताप शांत स्वर में बोला, मैं आज लौटने के लिए नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य सरल है, तुम्हारे महामाया राजवंश का अंत करना। मृत्यु को बुला रहे हो। श्याओ जुनशेन क्रोध से भर उठा। उसने एक विशाल हस्तछाया बनाकर वीर प्रताप पर प्रहार किया। बादल जैसी वह छाया तेजी से उसकी ओर बढ़ी।
लेकिन अगले ही पल वीर प्रताप ने हल्के से हाथ घुमाया और वो प्रहार हवा में ही समाप्त हो गया। शाओ जुनशेन स्तब्ध रह गया। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वीर प्रताप राजवस्त्र पहने हुए है। तुम कौन हो? वीर प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, मैं स्वर्गोदय का सम्राट वीर प्रताप हूँ। असंभव, वह तो निकम्मा युवराज कहलाता था। शाओ जुनशेन के चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। वीर प्रताप हल्का सा मुस्कुराया, सच्चा बुद्धिमान समय आने तक खुद को छिपाकर रखता है। जब तक पंख पूरी तरह मजबूत न हो, दिखावा करना मूर्खता है। ये सुनकर शाओ जुनशेन के मन में सिहरन दौड़ गई। इतने वर्षों तक अपमान सहकर भी अपनी असली शक्ति छिपाए रखना ये साधारण बात नहीं थी। पास खड़ा वृद्ध भी गंभीर हो गया। क्या ये युवक सच में इतना भयानक प्रतिभाशाली है? सब मिलकर आक्रमण करो, इसे मार डालो। शाओ जुनशेन ने तुरंत आदेश दिया। हजारों रक्षक और 5 धर्ममूर्ति साधक एक साथ आगे बढ़े। आकाश में हजारों मीटर लंबी तलवार की छाया गिरी। अग्नि गोले बरसने लगे, जहरीले बादल छा गए और घना विष धुआं चारों ओर फैल गया। असंख्य शक्तियां एक साथ फूट पड़ी। सारे प्रहार एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थे, वीर प्रताप पर। लेकिन वह बिल्कुल निडर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह बोला, अच्छा हुआ तुम सब एक साथ आ गए। अब मुझे एक एक करके ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे ही सब लोगों ने एक साथ वीर प्रताप पर हमला किया, उसी क्षण उसने भी अपना कदम बढ़ा दिया। वह शांत खड़ा रहा, फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही पल उसके शरीर से ऐसी भयंकर दिव्य शक्ति निकली जैसे समुद्र की प्रचंड लहर सब कुछ बहा ले जाती है। उसकी आभा चारों दिशाओं में फैल गई और सामने जो भी था उसे दबाते हुए आगे बढ़ती चली गई। वीर प्रताप ने अपनी शक्ति बिल्कुल भी नहीं रोकी। उसकी दिव्य अवस्था की ऊर्जा पवित्र प्रकाश की तरह फूट पड़ी और पूरे महान स्वप्न साम्राज्य के योद्धाओं को अपने घेरे में ले लिया। जो भी उच्च साधना वाले योद्धा उस पर वार कर रहे थे, उनकी सारी शक्तियां उसकी आभा के सामने टिक ही नहीं पाईं। पल भर में सब बिखर गया। राजसेना और साम्राज्य के बड़े बड़े साधक भय से कांप उठे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वीर प्रताप की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कोई उसका सामना नहीं कर पाया। कुछ ही क्षणों में पूरा आकाश शांत हो गया। अब वहां जीवित सिर्फ 3 लोग बचे थे, वीर प्रताप, शौर्यदेव और एक वृद्ध उच्च साधक। शौर्यदेव का चेहरा पूरी तरह स्तब्ध था। वह जैसे पत्थर बन गया हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका पूरा साम्राज्य, उसकी सेना, उसके योद्धा सब वीर प्रताप की आभा के सामने समाप्त हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे इस बात का था कि वीर प्रताप की साधना की अवस्था क्या है। दिव्य परम अवस्था। इतनी कम उम्र में कोई इस स्तर तक पहुंच जाए, यह उत्तरी क्षेत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ऐसा विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले कभी जन्मा ही नहीं। तभी वीर प्रताप धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। घबराकर शौर्यदेव बोला, वीर प्रताप, तुम मुझे नहीं मार सकते। हमारा महान स्वप्न साम्राज्य अब ज्वलंत द्वीप के साथ गठबंधन में है। अगर तुमने मुझे हानि पहुंचाई तो मेरा बड़ा भाई तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। ज्वलंत द्वीप उत्तरी क्षेत्र की एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी, जिसकी नींव और सामर्थ्य महान स्वप्न साम्राज्य से भी अधिक मानी जाती थी। वीर प्रताप ने पास खड़े वृद्ध की ओर देखा। वृद्ध कांपते हुए बोला, मैं ज्वलंत द्वीप का तृतीय प्रधान सूर्य नारायण हूँ। उसे लगा कि ज्वलंत द्वीप का नाम सुनकर वीर प्रताप रुक गया है और शायद डर गया है। वह बोला, हम और महान स्वप्न साम्राज्य साथ हैं। आज के लिए इस विषय को यहीं समाप्त कर दीजिए। यदि आप अभी चले जाएं तो मैं आगे कोई बात नहीं बढ़ाऊंगा। असल में वह अपनी जान बचाने के लिए बातों का सहारा ले रहा था। दिव्य परम अवस्था वाले साधक के सामने वह अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन वीर प्रताप हल्का सा मुस्कुराया। उसकी हथेली में फिर से शक्ति इकट्ठी होने लगी। वह बोला, अच्छा है, अगर तुम लोग साथ हो तो अंत भी साथ ही होगा। ज्वलंत द्वीप और महान स्वप्न साम्राज्य दोनों का नाम मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर वृद्ध कुछ समझ पाता उससे पहले ही वीर प्रताप ने एक प्रहार किया। अगले ही क्षण उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये दृश्य देखकर शौर्यदेव का साहस पूरी तरह टूट गया। उसने तुरंत एक गुप्त विधि से भागने की कोशिश की, लेकिन वीर प्रताप की शक्ति उसके लिए बहुत अधिक थी। एक अदृश्य बल ने उसे जकड़ लिया और वह हवा में ही रुक गया। वह छटपटाता रहा, पर उसकी हर कोशिश व्यर्थ थी। कुछ ही पल बाद सब शांत हो गया। इन सब के बाद वीर प्रताप ने अपनी आत्मा शक्ति को चारों ओर फैलाया।
कुछ ही क्षणों में पूरा राजमहल उसकी अनुभूति में आ गया। वह तृतीय राजकुमारी रानी कली को खोज रहा था, लेकिन वह अपने कक्ष में नहीं थी। तब वीर प्रताप ने अपनी चेतना को पूरे राजमहल में और गहराई तक फैलाया। आखिरकार उसे महल के गहरे खजाना गृह में रानी कली की आभा का आभास हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिर मिल ही गई। उसने उंगली से संकेत किया और एक शक्ति ने पूरे खजाना गृह को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। बाहर चाहे कुछ भी हो, भीतर किसी को आभास नहीं होगा। इसके बाद वीर प्रताप ने अपनी आभा को पूरी तरह प्रकट कर दिया। उसकी दिव्य परम अवस्था की प्रचंड शक्ति पूरे महान स्वप्न नगर में फैल गई और साम्राज्य के बचे हुए अधिकारियों और सैनिकों पर भारी पड़ने लगी। जब वीर प्रताप की दिव्य आभा पूरे महान स्वप्न साम्राज्य में फैलने लगी तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग चिल्लाने लगे, दिव्य परम अवस्था का महाशक्तिशाली साधक, हमने आखिर किसे नाराज कर दिया। राजमहल गिर गया, सब खत्म हो गया। ये तो संहार का देवता है, भागो। कुछ ही समय में पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच गया। साम्राज्य से जुड़े अधिकारी, उनके परिवार, सेनापति और सैनिक सब वीर प्रताप की प्रचंड शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। वीर प्रताप ने अपनी दिव्य प्रतिमा प्रकट की। आकाश छूती हुई उसकी विशाल आभा राजमहल के ऊपर खड़ी हो गई और पूरे राजमहल को पल भर में ध्वस्त कर दिया। इसके बाद उसने राजधानी के अधिकारियों को निशाना बनाया। उसके प्रहार ऐसे बरसे मानो दैवी दंड उतर आया हो। जो भी साम्राज्य के अत्याचारों से जुड़ा था वह बच नहीं सका। शहर में तैनात 2 लाख सैनिक भी एक ही प्रहार में निष्क्रिय हो गए। आधे से भी कम समय में महान स्वप्न साम्राज्य के बचे हुए सभी अधिकारी और सैनिक समाप्त हो चुके थे। राजधानी की गलियों में सन्नाटा था। लोग अपने घरों में छिपे हुए थे। जब महाशक्तिशाली लोग लड़ते हैं तो सामान्य लोग ही सबसे ज्यादा डरते हैं। जिनका इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें वीर प्रताप ने हानि नहीं पहुंचाई। इसी समय महल के खजाना गृह के भीतर रानी कली पूरी तरह व्यस्त थी। उसकी कमर पर कई भंडारण थैलियां बंधी थीं और वह लगातार खजाने समेट रही थी। खजाना गृह की अलमारियां जो पहले कीमती वस्तुओं से भरी थीं, अब लगभग खाली हो चुकी थीं। दुर्लभ रत्न, दिव्य औषधियां और अमूल्य धरोहरें वह अपने अंगूठी में समेट चुकी थी। वह मन ही मन बोली, मुझे मोहरा बनाने की कोशिश की थी। अब देखना, मैं इन संसाधनों से अपनी साधना बढ़ाऊंगी और लौटकर सबका अंत कर दूंगी। जब उसका भंडारण स्थान पूरी तरह भर गया तो वह संतोष के साथ दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने खजाने का द्वार खोला, बाहर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई। चारों ओर टूटे हुए भवन, बिखरे हुए अवशेष और वीरानी थी। ये वही राजमहल था, पर पहचान में नहीं आ रहा था। वह कुछ क्षण वहीं खड़ी रह गई। अभी थोड़ी देर पहले तो सब सामान्य था, ये सब कैसे हो गया? तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आए। रानी कली तुरंत सतर्क हो गई। कौन है? वीर प्रताप धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गया। रानी कली की आभा और व्यक्तित्व असाधारण थे। वह पहले ही साम्राज्य की सबसे सुंदर और प्रभावशाली स्त्री मानी जाती थी, लेकिन आज उसके सामने खड़ा व्यक्ति साधारण नहीं था। वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, मैं वीर प्रताप हूँ। रानी कली चौंक गई। तुम यहाँ कैसे? और यह सब क्या है? वीर प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं सिर्फ युवराज नहीं, स्वयं राज्य का स्वामी हूँ। मैं यहाँ 2 कारणों से आया हूँ। पहला, महान स्वप्न साम्राज्य का अंत करने। दूसरा, तुम्हारे लिए। रानी कली ने भौहें सिकोड़ ली। सिर्फ तुमने पूरा साम्राज्य नष्ट कर दिया। तभी वीर प्रताप की दिव्य परम अवस्था की आभा उसके सामने प्रकट हुई। रानी कली का चेहरा बदल गया। तुम दिव्य परम अवस्था में हो? इतनी कम उम्र में कोई इस स्तर तक पहुंच जाए, यह असंभव जैसा था। उसे लगा मानो सामने खड़ा व्यक्ति वही वीर प्रताप नहीं, बल्कि कोई और ही हो। वीर प्रताप ने शांत भाव से कहा, अगर मेरी साधना इस स्तर पर है तो एक साम्राज्य का अंत करना कठिन नहीं होना चाहिए। रानी कली अब भी उसे गौर से देख रही थी। अगर तुमने सबका अंत कर दिया तो मुझे क्यों नहीं? तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उसे आभास हो रहा था कि वीर प्रताप केवल युद्ध के लिए नहीं आया था। उसके आने का कोई और उद्देश्य भी था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।